नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पप्पू यादव की रणनीति का। जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार बयानबाजी करते हैं उसका दो एंगल होता है। एक तो सबसे पहले पप्पू यादव का कि जितनी भी बयानबाजियां होती हैं, पप्पू यादव का जितना भी एक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार लालू यादव के परिवार ने किया उसका वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक बदले की भावना वो स्पष्ट दिखती है। राजनीति में वैसे भी स्वाभाविक भी होता है कि हर राजनेता अपना आधार गंवाना नहीं चाहता, और आधार जब एक ही समुदाय के बीच हो तो पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर बिहार की राजनीति में स्थापित होते हुए नहीं देख सकता। विशेषकर अगर हम कोसी प्रमंडल की बात करें, सीमांचल की बात करें, क्योंकि पप्पू यादव का कार्यक्षेत्र लगभग पूरा बिहार नहीं है। पप्पू यादव का कार्यक्षेत्र मूल रूप से आप कह सकते हैं कि कोसी प्रमंडल है और सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल। अब अगर पप्पू यादव की, तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव के नाम पर लालू यादव का परिवार अड़ गया। यहां तक कि तेजस्वी बने राहुल गांधी के कहने पर पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के दरबार में गए, मिले उनसे, पिता तुल्य बताया, पैर छूकर आशीर्वाद मांगा, तेजस्वी को भाई बताया। फिर भी लालू प्रसाद यादव का दिल नहीं पसीजा पप्पू यादव के लिए। इसके पीछे कई कारण है। कहीं गलती लालू प्रसाद यादव से भी हो सकती है इस मामले में कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के समानांतर कोई ऐसा नेतृत्व उसी जाति से खड़ा हो जिस जाति का वोट ही आधार वोट है तेजस्वी यादव का। और पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हमने देखा है कि जब देवेंद्र प्रसाद यादव जो मधुबनी झंझारपुर के रहने वाले हों, या फिर अनूप लाल यादव कोसी प्रमंडल के, वो भी एक बहुत पुराने नेता हुआ करते थे, विनायक प्रसाद यादव कोसी प्रमंडल से ही थे, महावीर प्रसाद यादव दरभंगा के रहने वाले थे, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु समस्तीपुर के रहने वाले, राम लखन सिंह यादव मगध प्रमंडल शाहाबाद प्रमंडल के, राम जयपाल सिंह यादव बख्तियारपुर के रहने वाले, जितने भी ये सभी यादव नेता थे, सबको तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति में जब उछाल आई उसके बाद तो इन सबको लालू प्रसाद यादव ने मटिया मेट कर ही दिया। तो इसीलिए पप्पू यादव को भी कैसे सहन कर सकते थे, तब भी जब पप्पू यादव भी इस मामले में कहीं कमजोर नहीं रहे। कई बार राष्ट्रीय जनता दल का इस्तेमाल करके, लालू प्रसाद यादव का इस्तेमाल करके लोकसभा पहुंचे, और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर लालू प्रसाद यादव को ही आंख दिखाने का काम किया। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। 2014 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, पप्पू यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। चुनाव जीते, जीतने के बाद ही लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना के होटल मौर्या में हो रही थी। वह, और उस बैठक में यह तय किया गया कि सत्ता का राष्ट्रीय जनता दल में अब एक तरह से नेतृत्व का हस्तांतरण होगा। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी लगभग घोषित कर दिया उसी बैठक में, और वहीं पर पप्पू यादव ने हंगामा शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बायोलॉजिकल फादर तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद यादव है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी पप्पू यादव है। लालू प्रसाद यादव की धन और संपत्ति पर अधिकार तेजस्वी यादव का है, तेज प्रताप यादव का है, मीसा भारती का है। ये पप्पू यादव का बयान है, मेरा बयान नहीं है। लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी, चूंकि 90 से लेकर आज तक लालू प्रसाद यादव की जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, उसी के आधार पर पप्पू यादव भी राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में पप्पू यादव की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, ये पप्पू यादव की मांग थी। कैसे सहन कर सकते थे लालू प्रसाद यादव? जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तो अपने दल में किसी वरिष्ठ नेता को तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, राबड़ी देवी को बनाया। तो पप्पू यादव को कैसे सहन कर सकते थे भाई? अब तो लालू प्रसाद यादव के बेटे जवान हो चुके थे। खैर,
तो इसीलिए पप्पू यादव भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर पप्पू यादव की राजनीति स्वाहा, क्योंकि एक बयान में दो तलवार कभी नहीं रहती। एक छोटा सा उदाहरण काफी होगा इस बात को समझने के लिए। 1996 ईस्वी में और 97 में दो बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जब देश का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव बन सकते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव का सब सहमत थे मुलायम सिंह यादव के नाम पर, केवल लालू प्रसाद यादव को छोड़कर। तो इसका निष्कर्ष यही है कि हर व्यक्ति का राजनीतिक सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जाति का व्यक्ति होता है। इसीलिए जो कोई भी मतदाता के स्तर पर या समर्थक के स्तर पर किसी व्यक्ति से एक दूसरे के समर्थक होने के रूप में लड़ जाते हैं, विशेषकर जाति के नाम पर या और किसी पसंद के नाम पर, मुझे लगता है वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। क्यों? एक और उदाहरण से मैं समझाऊंगा। 1990 से लेकर 2000 के बीच का जो ये 10 वर्षों का इतिहास रहा है कोसी प्रमंडल का, उसमें पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह के बीच की प्रतिद्वंदिता कई बार हिंसक संघर्ष में भी तब्दील हुई थी, और उसमें कुछ लोग ऊपर भी चले गए थे। लेकिन आपको याद होगा जब इस बार आनंद मोहन जेल से निकल कर आए थे, आनंद मोहन के बेटा बेटियों की शादी थी, उसमें पप्पू यादव और आनंद मोहन ऐसे मिल रहे थे जैसे लग रहा था कि कुंभ में दो जुड़वा भाई बिछड़ जाता है, और बिछड़ने के वर्षों बाद जब मुलाकात होती है तो वैसे ही आनंद मोहन और पप्पू यादव एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है आम जनता के लिए विशेष रूप से कि हम जब किसी नेता विशेष के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं, एक दूसरे की जान लेने को तैयार होते हैं, तो हम कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। खैर, हम आते हैं मुद्दे पर कि पप्पू यादव क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच समझौता हो जाए। तो पप्पू यादव इस समझौता से क्या होगा? पप्पू यादव के रास्ते के 3 कांटे निकल जाएंगे एक साथ, एक तीर से 3 निशाना लगेगा पप्पू यादव का। इसीलिए पप्पू यादव लगातार आप देख रहे होंगे कि इधर के दिनों में विजय चौधरी, जो जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद मैं बता रहा हूं, बिहार के मंत्रिमंडल में अगर नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी कोई है तो वो है विजय चौधरी। लगातार विजय चौधरी से कई बार मुलाकात हुई है पप्पू यादव की। पप्पू यादव लगातार इस प्रयास में है कि अगर नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से कहीं भर के, हट के, झटके, कुछ किए, पलटे, कुछो किए नीतीश बाबू, तो इस बार राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ मिलवा दिया जाए। तो ये पूरा प्रयास है पप्पू यादव का। तो पप्पू यादव इसका मकसद कैसे पूरा होगा? तो एक तीर से 3 शिकार मैंने बताया करेंगे। पहला, तेजस्वी यादव नाम का कांटा रास्ते से हट जाएगा, मतलब पप्पू यादव की हिस्सेदारी बरकरार रहेगी यादव वोट बैंक में, मुसलमान वोट बैंक में, जहां से जिस बल पर वो पूर्णिया की राजनीति में स्थापित है और अपना एक्सपेंशन का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी उनको महत्व मिल रहा है, इसी कारण से मिल रहा है कि उनका जो टारगेट वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो आरजेडी जिस पर कब्जा अपना अधिकार मानती है, यादव और मुसलमान का। तो पप्पू यादव को हिस्सेदारी मिल जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव तो फिर वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसीलिए पप्पू यादव एक तीर से 3 निशाना लगा तो रहे हैं, साथ साथ 3 रास्ते पर भी चल रहे हैं। 3 प्रकार की बयानबाजियां भी है। कैसे, मैं बताऊं? आप याद कीजिए, पप्पू यादव ने आज से 15-20 दिन पहले कहा, क्या बयान दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब समय आ गया है जब बिहार में किसी दलित को और किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने तो नाम भी ले लिया राजेश राम का कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता है अब बिहार में। पहला 47 से लेकर 90 तक लगभग के बीच में, जो लगभग 43 वर्ष में 35 वर्ष उस समय में भी सवर्ण समाज के लोग रहे मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर 90 से लेकर अभी 2025 तक पिछड़े वर्ग के हैं। तो पप्पू यादव कहना था कि अब दलित का नंबर है, अति पिछड़ा का नंबर है, दे दीजिए उनको उनका हक, तेजस्वी यादव को नहीं बनना चाहिए।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक तो पप्पू यादव के रास्ते से तेजस्वी यादव हट जाएंगे, दूसरा वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो उनका शेयर जो है वो बरकरार रहेगा, और तीसरा इसके माध्यम से पप्पू यादव के भविष्य में चूंकि नीतीश कुमार के साथ अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस पार्टी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा अभाव क्या है? चेहरे का अभाव है कि हु शुड बी द चीफ मिनिस्टर इफ कांग्रेस पार्टी विंस, और इफ एनी अलायंस विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी विंस, देन हु शुड बी द चीफ मिनिस्टरियल फेस फॉर दैट। तो नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो वो समस्याएं पूरी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अभी जो मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता आपको दिख रहे हैं कि कांग्रेस के पास पार्शियल है, वो 100% नीतीश कुमार के आने के बाद आ जाएगा। इस बात का एहसास पप्पू यादव को भी है। इसीलिए पप्पू यादव लगातार प्रयास में लगे हुए हैं कि बीजेपी से इस बार थोड़ा सा भी अगर नीतीश बाबू के अहंकार को चोट लगा कि पप्पू यादव पैर पकड़कर नीतीश कुमार को राहुल गांधी के हाथ में हाथ थमा देंगे। इसीलिए पप्पू यादव लगातार लगे हुए हैं नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से। कल भी हमने देखा किस प्रकार से पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की प्रशंसा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार, अभी वर्तमान में 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा की उन्होंने, चिराग पासवान को भी जोड़ लिया है उन्होंने कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में केवल नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं। ये पप्पू यादव का बयान है। अब इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी लगातार संकेत दे रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत करना है, कांग्रेस को आरजेडी की बी टीम नहीं है। पप्पू यादव भी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं लगातार। मकसद क्या है इस प्रकार के बयानों का? जिस किसी भी व्यक्ति में थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ है, इसका मतलब निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी कि पप्पू यादव चाहते क्या है, क्यों चाहते कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी एक साथ आ जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।